कृषि जलवायु खंड, ये सिलेबस में दिया हुआ है। राजस्थान की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान, ये अध्याय नया है। ये टॉपिक भारतीय संविधान के अनुसार रीट में पूछा था। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि एवं सिंचाई राज्य सूची का विषय है। कृषि एवं सिंचाई राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषयों पे कानून राज्य सरकार बनाती है। संघ सूची के विषयों पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पे कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। तो ये राज्य सूची का विषय है। रीट 2021 वाले पेपर में ही पूछा था ये क्वेश्चन। जैसे जेल प्रेरी में पूछा जेलें कौन सी सूची का विषय है, तो जेलें भी राज्य सूची का विषय है। राजस्थान पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, जबकि तीनों सेनाएं संघ सूची का विषय है। कृषि एवं सिंचाई राज्य सूची का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार सेंसस 2011 जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 62% लोग, राजस्थान में 62% तथा भारत में, ये भारत जीके का क्वेश्चन आ गया, भारत में 55 से 58% लोग कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि कार्यों में संलग्न है। अतः कृषि को, एग्रीकल्चर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, धुरी कहा जाता है, एक्सेल कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कृषि को
मानसून का जुआ भी कहते हैं। राजस्थान में मानसून की अनियमितता बनी रहती है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, 62% लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में मानसून की राजस्थान में मानसून की अनियमितता अनिश्चितता वह पर्याप्तता बनी रहती है। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होने से भी फसलें चौपट हो जाती हैं। अपर्याप्तता बनी रहती है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि कृषि प्राइमरी अकैप्शन में आती है। कृषि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। आपने सुना होगा अकैप्शन 5 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अकैप्शन के अंतर्गत आती है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर के अलावा प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, व्यवसाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकैप्शन, व्यवसाय के प्रकार। प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है कृषि, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन होता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण। क्या होता है भोजन संग्रहण? वनों से कुछ चीजें प्राप्त करना, जैसे सिनकोना से कुनेन की गोलियां बनाई जाती हैं, या महुआ से आदिवासियों की शराब बनाई जाती है।
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण, ये सब प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। आखेट यानी कि शिकार और खनन, माइनिंग, माइनिंग वर्क भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। साथियों, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोग रिस्क भरा कार्य करते हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। रेड कॉलर, इनको लाल कॉलर दिया गया है, द्वितीयक को नीला दिया गया है, इनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। कौन कौन से विषय प्राथमिक व्यवसाय में है? एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पीसी कल्चर है, फूड कलेक्शन है, आखेट है, माइनिंग वर्क है। फूड कलेक्शन में क्या आता है? जैसे महुआ के फूलों से आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, तो वो फूड कलेक्शन में आता है? आपने सुना होगा एक पेड़ होता है खैर का पेड़, उससे आदिवासी लोग वो उससे तने से क्या कत्था बनाते हैं, कान में जो लगा होता है, तो वो भोजन संग्रहण में आता है। वनों से कुछ चीजें प्राप्त करके और अलग रूप में बनाना या परिवर्तित रूप में बनाना। जैसे सिनकोना की छाल से कुनेन की गोलियां बनाई जाती हैं और उनका उपयोग मलेरिया रोग में होता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय हो गया। ऐसे ही द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। एक तो याद रखना, द्वितीयक व्यवसाय में कार्यरत लोगों को, द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न लोगों को नीला कॉलर दिया गया है। ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। नीला कॉलर कौन कौन से विषय? अभी ब्लू या नीला दो ही अक्षरों का नाम है। कौन कौन से विषय द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं? उद्योग, इंडस्ट्री, विनिर्माणकारी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या होते हैं? विनिर्माणकारी उद्योग, ऐसे उद्योग जो कच्चे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या होते हैं? उद्योग और विनिर्माणकारी उद्योग। साथियों, विनिर्माणकारी उद्योग उद्योगों से थोड़ा अलग होते हैं।
ऐसे उद्योग जो रॉ मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग रॉ मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। कच्चे माल को रॉ मटेरियल बोलेंगे, वो विनिर्माणकारी उद्योग होते हैं। उदाहरण क्या है इनके? कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, उद्योग विनिर्माणकारी उद्योग और पैकिंग व प्रसंस्करण, ये तीन विषय द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तीन विषय कौन से व्यवसाय में आते हैं? द्वितीयक में। अब तृतीयक व्यवसाय, हेडिंग लगाइए, तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय थर्ड कैप्शन, या टेरिटरी कैप्शन, क्या क्या आते हैं तृतीयक व्यवसाय में? बीमा, बैंकिंग, संचार, परिवहन। अपने सिलेबस में दे रखा है, तृतीयक व्यवसाय का विषय है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। पर्यटन, मनोरंजन, शिक्षा एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं चिकित्सा। रियल एस्टेट जानते हो, बिल्डर वगैरह ये होते हैं ना, भवन निर्माण से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, शिक्षा, चिकित्सा और सेवा सेक्टर, सभी सेवा कर्मी इसी में आएंगे। यानी कि टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, बाबू, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक, पुलिसकर्मी, धोबी,
सर्विसमैन में हो गया धोबी भी, नाई, ये इसी में आएंगे। साथियों, तृतीयक व्यवसाय में संलग्न लोगों को गुलाबी 3 ही अक्षरों का नाम है, नीला 2 अक्षरों का नाम है, तो गुलाबी कॉलर दिया गया है इनको। तृतीयक व्यवसाय में बीमा, बैंकिंग, संचार, परिवहन, पर्यटन, मनोरंजन, धोबी, नाई यानी कि सेवा कर्मी आएंगे। तुम भी नौकरी लगने के बाद तृतीयक व्यवसाय में चले जाएंगे। बात अच्छी थी ये, बात इकोनॉमिक्स की थी, लेकिन इसको लिखना जरूरी था। अब अपने को कह दे कि सरकार को सबसे ज्यादा आय किस व्यवसाय से होती है, तो सर्वाधिक आय तृतीयक व्यवसाय से होती है। इनकम किस व्यवसाय से होती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा इनकम तृतीयक व्यवसाय से होती है। व्यवसाय तो चतुर्थक भी होता है और पंचम भी होता है। चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न लोगों को सफेद कॉलर दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन हालांकि चतुर्थक व्यवसाय याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे में संलग्न लोगों को व्हाइट कॉलर कहा गया है, क्योंकि चतुर्थक व्यवसाय में नेता आते हैं और नेता सफेद कपड़े पहनते हैं। नेता है, कलाकार हैं, कलाकार बोले तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सब इसी में आते हैं। गीतकार, संगीतकार, शिल्पकार, और पंचम व्यवसाय में गुलाबी कॉलर, क्योंकि पंचम व्यवसाय में आते हैं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होते हैं, सॉरी, पंचम व्यवसाय में संलग्न लोगों को स्वर्ण कॉलर, वैज्ञानिक महंगे होते हैं, सोना भी महंगा होता है। पंचम व्यवसाय में संलग्न लोगों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? साइंटिस्ट आते हैं, वैज्ञानिक, यानी कि उच्च बौद्धिक क्षमता से युक्त जो कार्य करते हैं ना, उच्च बौद्धिक क्षमता से युक्त कार्य करने वाले इसी में आते हैं, पंचम व्यवसाय में। तो बोलिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, ये सारे कौन से व्यवसाय के विषय हैं? प्राथमिक।
प्रमुख फसलों के बारे में पूछेगा अपने को, कौन सी फसलों में कौन सा जिला आगे है, ये जरूर पूछेगा। हो गया? हाँ जी, हेडिंग लगाओ, कृषि विकास हेतु उठाए गए कदम। क्या क्या कदम उठाए गए? कृषि विकास हेतु उठाए गए कदम। नंबर 1 पे लिख सकते हैं स्टार लगा के, नाबार्ड की स्थापना की गई, जो खेती से रिलेटेड बैंक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक खेती से रिलेटेड बैंक है, तो एग्जामिनर बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है इससे। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। हाँ भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई ये पूछा है क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2017 में 12 जुलाई 1982 को शिव रमन कमेटी की सिफारिशों पर। शिव रमन कमेटी की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई। पूछेगा अपने को, कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे नाबार्ड की स्थापना की गई? शिव रमन कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? वर्तमान अध्यक्ष हैं केवी शाजी। केवी शाजी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, केवी शाजी। एक कदम हो गया नाबार्ड। दूसरा कदम,
केवी साजी। अभी दूसरा कदम है, क्या कदम उठाए गए? राजस्थान में 5 जगह कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए। लिखो, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। यूनिवर्सिटी, 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में आज तक स्थापित हुए, जो अपने आप में कदम है। पहला कृषि विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद, ये बीकानेर में है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। और भाई ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान का। यह है राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना को लेके विवाद है। तो इसकी स्थापना कॉलेज के रूप में 62 में हो गई थी और 62 ही आंसर होगा। लेकिन यह विश्वविद्यालय 87 में बना। हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा था कि राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना स्वामी केशवानंद राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है साथियों। दूसरा उदयपुर में है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, ये उदयपुर में है। बस स्थापना याद रखो तो पहले की याद रखना, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है और इसकी स्थापना है ना भाई 1999 में हुई थी। 1999। ऐसे ही एक कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में है, श्री कर्ण नरेंद्र, लेकिन वो शहर में नहीं है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में है। जोबनेर जयपुर में है। और इसकी स्थापना की बात करें अपन तो 2013 में हुई। ऐसे ही 2 कृषि विश्वविद्यालय और हैं जिनका नाम नहीं है,
बस यही है कि कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय कोटा। तो पहला क्वेश्चन ये भी कह सकता है एग्जामिनर, राजस्थान में किस जगह कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? तो कोटा में भी है, नाम नहीं है इनका, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। और कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर में है, मंडौर। ऐसे करके ये 5 जगह कृषि विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में। और ये अपने आप में कदम ही है। मेन तो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, फसलों से क्वेश्चन आता है। जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि गेहूं उत्पादन में आगे कौन है, तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें गेहूं उत्पादन में हनुमानगढ़ पहले स्थान पे है। जबकि वैसे देखा जाए तो गंगानगर सालों से गेहूं उत्पादन में आगे रहा, लेकिन नए आंकड़ों में हनुमानगढ़ पहले पे है और गंगानगर दूसरे पे है गेहूं उत्पादन में। अगला कदम, आपने सुना होगा कि राजस्थान में कुछ अनुसंधान संस्थान भी हैं, कुछ अनुसंधान संस्थान भी हैं। हेडिंग लगाइए। अगला कदम, विभिन्न अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट। विभिन्न अनुसंधान संस्थान। कल टेस्ट लगा था क्या तुम्हारा? विभिन्न अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सरसों, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? सेवर, भरतपुर। सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है। कब हुई स्थापना? 20 अक्टूबर 1993। सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर आंसर होगा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। ऐसे ही केंद्रीय बेर अनुसंधान संस्थान
बेर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बेर अनुसंधान संस्थान की बात करें अपन तो ये है बीकानेर में। केंद्रीय खजूर डेट, खजूर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है खजूर? बिछवाल में है, बिछवाल बीकानेर। अभी केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर भी बीकानेर में ही है। केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का आंसर लोगों ने काजरी समझ के जोधपुर किया था, क्योंकि काजरी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शब्द आता है। तो केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर पूछे ना, केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिछवाल में ही है। केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान बिछवाल में ही है। वीडियो में भी पूछा था 2021 वाले पेपर में कि केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बिछवाल में है। और अगर हॉर्टिकल्चर की जगह क्षेत्र दे दे तो वो काजरी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो अलग है, इंपॉर्टेंट है भाई काजरी भी। चलिए हेडिंग लगाइए काजरी, CAZRI। काजरी की बहुत बार तो फुल फॉर्म भी पूछा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जोधपुर में है भाई। थोड़ी सी काजरी की डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब इसकी फुल फॉर्म पूछा था LDC 2018 वाले पेपर में। हिंदी बोले तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केवल एक शब्द का अंतर है, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान।
काजरी दिख रहा है आपको। काजरी का मुख्यालय हेडक्वार्टर जोधपुर में है। और इसकी स्थापना को लेके भी बार बार क्वेश्चन आया है। काजरी की थोड़ी डिटेल लिखेंगे आप। स्थापना है इसकी 1959 में। काजरी की स्थापना 1959 में। उन्नीस से पहले यह संस्था, आपको तो 1959 ही करना है। यह संस्थान 1952 में मरुस्थलीकरण शोध संस्थान के रूप में स्थापित हुई। यानी कि आपको 1959 ही करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अब ये लगातार शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एरिड एंड सेमी एरिड रीजियन में कार्यरत है। इसका मुख्यालय जोधपुर में ही है। क्षेत्रीय कार्यालय और हैं इसके कई जगह। इसके लोकल ऑफिस और बनाए गए हैं। कहां कहां बनाए गए हैं? जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है। वैसे हेडक्वार्टर तो जोधपुर में ही है। पाली में भी है, भुज में भी मरुस्थल फैला है यानी कि गुजरात में भी है, और लेह में भी है। लेह भी सूखा मरुस्थल है, सूखा और ठंडा मरुस्थल है। ये मरुस्थलों में ही स्थापित हुई है काजरी, सॉरी मरुस्थल में ही कार्यरत है। किस उद्देश्य से काजरी की स्थापना की गई? क्या है काजरी का कार्य? राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन भूमि व मृदा पर, फॉरेस्ट फील्ड एंड एग्रीकल्चर सोयल पर, वन भूमि व मृदा पर व्यापक शोध सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना काजरी का कार्य है। काजरी द्वारा उदयपुर जिले में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। काजरी लगातार कार्यरत है। उन्नीस में इसकी स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजरी की छोटी बहन आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में ही है। वन भूमि व मृदा पर व्यापक शोध व सर्वेक्षण करना काजरी का कार्य है। काजरी जैसी ही एक संस्था और है आफरी, जिसकी स्थापना 1985 में जोधपुर में हुई।
आफरी की स्थापना 85 सही है, कई बुकों में 87 88 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 85 बिल्कुल सही है। और काजरी का स्थापना वर्ष 1959 है। काजरी के बाद में एक संस्था लिखी है आफरी। अभी केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर आ जाए तो बिछवाल बीकानेर, और शुष्क क्षेत्र आ जाए तो इसका मतलब ये काजरी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। थोड़ा सा अंतर है बस इसमें, शुष्क दोनों में ही आ रहा है। हाँ भाई, आफरी, AFRI। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एरिड यानी शुष्क, फॉरेस्ट यानी वन, रिसर्च यानी अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में ही है। जोधपुर में ही है भाई। और इसकी स्थापना भी आप नोट कर सकते हैं, 1985 है सही। बाकी तो कई बुकों में 87 और 88 भी लिखा हुआ मिलेगा, 85 सही है। एक एग्जामिनर ने पूछा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीजीय मसाला, बहुत आता है ये क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तबीजी में है। तबीजी अजमेर में है। तो ये कुछ बड़े संस्थान थे जो केंद्र लेवल पे थे, लेकिन कुछ छोटे संस्थान और हैं राज्य में जिनके आगे केंद्रीय नहीं लगेगा। अपने को कहे कि राजस्थान में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में है, लेकिन राजस्थान में चावल अनुसंधान संस्थान राइस बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं पे बसा शहर कहा जाता है। चावल अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा में है। ऐसे ही मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी बांसवाड़ा में ही है। बांसवाड़ा में ही है मक्का भी। अगर अपने को कहे कि बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है राज्य में, तो राज्य में बाजरा अनुसंधान संस्थान, राज्य में एक ट्रेडिशनल बाजरा अनुसंधान संस्थान मंडोर में है। मंडोर जोधपुर आंसर करना अगर हो तो विकल्प में, नहीं हो तो ऐसा बताया गया है कि नया बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में भी स्थापित हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मंडोर करना। बाजरा अनुसंधान संस्थान मंडोर में है। जवार अनुसंधान संस्थान, जवार अनुसंधान संस्थान राजस्थान में जवार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वल्लभ नगर में है। वल्लभ नगर उदयपुर में है।
जवाहर अनुसंधान संस्थान, वल्लभ नगर, उदयपुर। वल्लभ नगर, उदयपुर में जवाहर अनुसंधान संस्थान है। राज्य में 2 जगह यांत्रिक कृषि फार्म भी हैं। यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ कहाँ है, उनको भी लिखना है। दो जगह यांत्रिक कृषि फार्म है भाई, उनको भी लिखना है। एक तो सूरतगढ़ में है और एक जैतसर में है, यानी कि दोनों ही जगह यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर में है। केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म दो जगह है। एक तो कहाँ है, सूरतगढ़, यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़, श्री गंगानगर में है। स्थापना 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ के सहयोग से। साथियों, सोवियत संघ को 1991 में रूस कहा जाने लग गया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 से, और इसको रूस कहा जाने लग गया था 1991 से। सोवियत संघ के सहयोग से सूरतगढ़ वाला स्थापित हुआ। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। दूसरा जैतसर में है। जैतसर भी गंगानगर में ही है, और जैतसर वाला कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। ये श्री गंगानगर में ही है। इसकी स्थापना 1962 में कनाडा के सहयोग से।
अब ये या कैसे याद रखोगे कि कौन सा किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो ट्रिक होगी जैक शुरू, जैक शुरू कर देना। जय यानी जैत सर, क यानी कनाडा, टू यानी सूरतगढ़, रू यानी रूस। ये 62 नहीं है भाई, 64 है। 64 में हुई थी इसकी स्थापना, यांत्रिक कृषि फार्म जैत सर की, उसकी सही है। कौन सा किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ पता चल गया? मैन तो अपने क्वेश्चन देगा एग्जामिनर कहां से? फसलों से। कौन सी फसल में कौन सा जिला आगे है, या फिर देगा स्थानांतरित कृषि से, शिफ्टिंग फार्मिंग से। सुना होगा दक्षिणी राजस्थान में भील लोग स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं, वालरा कहते हैं। अब ये विभिन्न अनुसंधान संस्थान भी स्थापित हो गए। सरसों सेवर में है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी में है। अभी जैविक खेती से क्या तात्पर्य है? ऑर्गेनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? कृषि में बिना उर्वरक और फर्टिलाइजर का उपयोग किए बिना फसलों का उत्पादन करना ऑर्गेनिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कदम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? जैविक। ऑर्गेनिक शब्द से तात्पर्य है फसलों में, अभी कृषि में बिना उर्वरक, विदाउट फर्टिलाइजर्स, बिना उर्वरक फर्टिलाइजर व कीटनाशक, दवाइयां होती है ना, कीटनाशकों का उपयोग किए बिना, उपयोग किए बिना फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य है, प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य है, सिक्किम को बनाया गया। सिक्किम, सिक्किम पहले देश का और फिर पूरे विश्व का जैविक राज्य घोषित हुआ।
तत्पश्चात आफ्टर सम टाइम, पहले तो भारत का ही बनाया गया, सिक्किम को संपूर्ण विश्व का ही प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को संपूर्ण विश्व का ही प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को संपूर्ण विश्व का ही पहला जैविक राज्य बना दिया गया। अब अपने को कहे भारत का पहला जैविक यूनियन टेरिटरी, प्रथम जैविक केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को बनाया गया और राज्य का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, राज्य का पहला जैविक जिला कौन बना भाई? डूंगरपुर। राज्य का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर। राज्य का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर। राज्य की प्रथम जैविक मंडी वो भी डूंगरपुर में ही स्थापित है, डूंगरपुर में स्थापित। राज्य का प्रथम जैविक गांव घाटी गांव जयसमंद। जयसमंद अब कहाँ है? घाटी गांव जयसमंद। जयसमंद देखा जाए तो उदयपुर में है। राज्य का प्रथम जैविक गांव घाटी गांव। उदयपुर। जयपुर का प्रथम जैविक गांव दादिया बगरू के पास है। प्रथम जैविक गांव दादिया, दादिया बगरू विधानसभा में है दादिया गांव।
ये था अपना जैविक शब्द, इसकी एक्सप्लेन की है अपन ने। अगला कदम, एक ऑयली पौधा है जैतून। जैतून, जैतून की कृषि ऑलिव, ऑलिव एग्रीकल्चर, यानी कि जैतून की खेती को ऑलिव कल्चर बोला जाता है। जैतून का तेल होता है, जैसे मत्स्य पालन पीसी कल्चर, जैतून की कृषि ऑलिव कल्चर, ऑलिव ऑयल होता है। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ की जा रही है? राजस्थान के बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में, लूणकरणसर तहसील में इजराइल के सहयोग से की जा रही है। जैतून की खेती इजराइल के सहयोग से की जा रही है। इजराइल एक छोटा सा देश, जिसकी खेती की पद्धतियां बहुत अच्छी हैं। साथियों, इजराइल से अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है, लेकिन दुनिया में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व फव्वारा सिंचाई पद्धति, ये दोनों इजराइल ने दी है। इजराइल के सहयोग से की जा रही है। राजस्थान जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला, जैतून के तेल का ऑयली पौधा है जैतून, कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसमें। जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अभी जैतून का तेल भारत में बन नहीं रहा है कहीं। जैतून के पौधे बीकानेर में लगाए गए हैं और जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना वो बस्सी में है, बस्सी जयपुर में है। लिख दो, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? राजस्थान में बस्सी जयपुर, आगरा रोड वहां है। जैतून की पत्तियों से चाय बन रही है। चाय बनाने का कारखाना, जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना कहाँ है साथियों? बस्सी में है, बस्सी जयपुर में है। जैतून की पत्तियों से
चाय बनाने का कारखाना बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑयली पौधा है, एक ऑयली पौधा है, आपने सुना हो तो रत्न जोत, जैसे इंग्लिश में जेट्रोफा कहते हैं, बायोडीजल में प्रयुक्त होता है। कुछ ऑयली पौधे भी लगाए गए हैं। राजस्थान में खजूर की खेती भी हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत फेमस खेतियां हो रही हैं। सुगंधित मेथी ताउसर नागौर से पैदा हो रही है। जैतून की कृषि कंप्लीट। एक है भाई रत्न जोत, ये भी ऑयली पौधा है, इससे भी ऑयल निकलता है। इंग्लिश में इसे जेट्रोफा कहा जाता है। कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था कि जेट्रोफा की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है राजस्थान में। तो जेट्रोफा का सबसे ज्यादा उत्पादन उदयपुर से, उदयपुर। उपयोग बायोडीजल में प्रयुक्त होता है, बायोडीजल में प्रयुक्त होता है जेट्रोफा, बायोडीजल में प्रयुक्त होता है जेट्रोफा। एलडीसी 2018 में आया था, बायोडीजल में प्रयुक्त होता है। राज्य में रत्नजोत रिफाइनरी, रतनजोत रिफाइनरी, रिफाइनरी एक इंग्लिश टर्म है। राज्य में रतनजोत रिफाइनरी जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा उदयपुर। राज्य में रत्नजोत रिफाइनरी जामरकोटड़ा उदयपुर। कॉलेज व्याख्याता में पूछा था। ऐसे ही एक पौधा होता है खजूर की खेती, वो भी हो रही है राजस्थान में। खजूर की खेती संयुक्त अरब अमीरात से, यूएई से पौधे मंगवाए गए हैं। टिश्यू कल्चर आधारित पौधे मंगाकर 2 फार्म लगाए गए। टिश्यू कल्चर आधारित प्लांट मंगवाकर खजूर के 2 फार्म विकसित किए गए। 2 फार्म विकसित किए गए राजस्थान में। एक फार्म तो है शगरा भोज का, जैसलमेर में है, और दूसरा फार्म है खारा। खारा कहाँ है? बीकानेर। सुगंधित मेथी की खेती भी राजस्थान में हो रही है। सुगंधित मेथी
सुगंधित मेथी को पान मेथी भी कह सकता है। कहाँ पैदा हो रही है सुगंधित मेथी? ताऊसर नागौर में सुगंधित मेथी की खेती हो रही है। ताऊसर नागौर। जीआई टैग मिला है इसे, हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कह सकता है राजस्थान में हाल ही में किस मसाले को जीआई टैग दिया गया? नागौर की पान मेथी को। ज्योग्राफिकल इंडेक्शन, भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष का ऐसा उत्पाद जो पूरे भारत में जाना जाता हो। भौगोलिक संकेतक की संज्ञा दी जाती है जीआई टैग को। हाल ही में जीआई टैग मिला है साथियों। हाल ही में सांगरी को भी जीआई टैग दिया गया है 5 मई 2025 को। सांगरी राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी का फल है। अगला कदम, आपने सुना होगा कि लाल क्रांति टमाटर व मांस को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। तो विभिन्न क्रांतियां सरकार के द्वारा चलाई गई। विभिन्न एग्रीकल्चर रिवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा दी है। याद करते रहना इनको। हाँ भाई, हरित क्रांति शुरू हुई खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए। एग्रीकल्चर रिवैल्यूएशन नंबर 1 पे हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित फसल गेहूं। पढ़ा है हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवैल्यूएशन साथियों 65 में पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और 65 में ही अकाल गिर गया। याद करो 65 में 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो 65 में अकाल गिरने की वजह से खाद्यान्न संकट गहराया और भारत में खाद्यान्न संकट गहराने की वजह से हरित क्रांति लाई गई। तो इसका स्टार्टिंग की बात करें या शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से।
और 65 में ही अकाल गिरा था। तो खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब से ये क्रांति स्टार्ट की गई। प्रारंभिक तौर पे ये प्राइमरी तौर पे ये 4-5 राज्यों में ही चली। प्रारंभिक तौर पर जो आज भी गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, प्रारंभिक तौर पर यह क्रांति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व पश्चिमी यूपी में प्रभावी रही। यूपी में भी पूरे में नहीं, पश्चिमी यूपी में प्रभावी रही। शुरू में ट्रायल के तौर पे 4-5 राज्यों में चलाया गया। भारत में इस क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का 2023 में निधन हो गया। 2023 में उनके निधन के बाद भारत सरकार ने गहरा दुख जताया और उनकी कमी आज भी खंगली, तो 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में संचालित है। संपूर्ण भारत में संचालित है। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। इस क्रांति का एम क्या था? उद्देश्य क्या था? कृषि में हाई टेक्निक, कृषि में अच्छी तकनीकी, हाई टेक्निक, हाइब्रिड सीड्स, उत्तम किस्म के बीजों, हाइब्रिड सीड्स, उत्तम किस्म के बीजों व उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग करते हुए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। बोला कोई भी तरीका अपनाओ खेती में, लेकिन फसलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रयोग करते हुए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित फसल गेहूं और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लाभान्वित फसल चावल। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में खाई जाने वाली फसल चावल है। बोला खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़े, इसलिए ये क्रांति लाई गई। क्यों आयात कैसे करें? उस दौरान युद्ध चल रहा था 65 में, और 65 में अकाल गिर गया, तो भारत एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, बेकार वाले दौर से गुजर रहा था। याद करो 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा था, योजनाएं नहीं बनी थी। पंचवर्षीय योजनाओं में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा, यानी कि योजनाएं फेल हो गई। तीसरी क्रांति के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 69 में लाई गई। फिर 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा, योजनाएं नहीं बन पाई, फेल हो गई।
कृषि में हाई टेक्निक फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हुए फूड क्रॉप्स को बढ़ावा देना इस क्रांति का मेन एम था। सीडी में पूछा है कि कहां से शुरू हुई थी ये क्रांति। एसएससी में भी पूछा है, पंजाब से शुरू हुई थी। 2 नंबर पे नहीं, 2 नंबर पे नहीं, अभी इस क्रांति में लिखो। क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसलें क्रमशः, सबसे ज्यादा लाभान्वित फसलें क्रमशः, सबसे ज्यादा गेहूं को मिला। 2 नंबर पे चावल या धान को लाभ मिला। चावल या धान को लाभ मिला। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में खाई जाने वाली फसल है चावल। क्रांति के जनक कौन थे इसके? विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग थे। फादर कौन थे इस क्रांति के? विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के थे। कई किताबों में नॉर्मन ई बोरलॉग को अमेरिका का, ओ सॉरी, मैक्सिको का निवासी दे रखा है। मैक्सिको में तो इन्होंने क्रांति पे कार्य किया था, वैसे ये मूल निवासी यूएसए के थे। और भारत में इस क्रांति के जनक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन। मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न दिया गया इनको। 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। मरणोपरांत भी मिलता है भारत रत्न, इनको दिया गया। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गेट ने दिया। इस वर्ड की सबसे पहले एक्सप्लेन किसने की? विलियम गेट ने। जनक एमएस स्वामीनाथन, विलियम गेट। एक क्वेश्चन और पूछा था, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक गुरुचरण सिंह छाबड़ा। गुरुचरण सिंह छाबड़ा। नई हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? नई हरित क्रांति की शुरुआत 2010। ये क्रांति कंप्लीट हो गई। 66-67 में चलाई गई। 4 क्वेश्चन एक साथ सुन लो। हेलो, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति, लेकिन खाद्यान्न प्रसंस्करण शब्द आ जाए तो भूरी। प्रसंस्करण, हाँ जी, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना हरित। दूसरा है उर्वरकों के प्रयोग पे जोर हरित में दिया गया कि फसलों को बढ़ावा मिले, लेकिन खुद उर्वरकों को ही बढ़ाना, डीएपी यूरिया को ही बढ़ाना, भूरी। भूरी क्रांति।
ठीक है, बाकी की चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में।